हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान टॉपिक से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सरकारी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन विज्ञान टॉपिक से अवश्य ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो समय पर प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑर्गन गैस हो जाएगा। दोस्तों, मोज़ले के द्वारा दी गई आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया है। अक्रिय गैसों में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन आती हैं। रेडॉन जो होती है दोस्तों, वो एक रेडियो एक्टिविटी दिखाने वाली अक्रिय गैस है। और ऑर्गन का उपयोग जो किया जाता है वो विद्युत बल्बों में किया जाता है। हीलियम का उपयोग गुब्बारों को भरने में किया जाता है। इसके अलावा हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोर जो होते हैं वो सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। नियॉन गैस का उपयोग दोस्तों चमकीले विज्ञापन बनाने में किया जाता है। और जीनॉन गैस जो होती है वो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली गैस होती है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जलती हुई सीख को किस गैस से भरे हुए जार में ले जाने पर वह बुझ जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, अगर जलती हुई सीख को नाइट्रोजन गैस से भरे हुए जार में ले जाया जाएगा तो वह बुझ जाएगी। और इसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ब्यूटेन, ये तीनों ही ज्वलनशील गैस के अंतर्गत आती हैं। जलती हुई सीख को अगर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ब्यूटेन गैस से भरे हुए जार में ले जाया जाएगा तो जलती हुई सीख और तीव्रता से जलने लगेगी। और दोस्तों, ब्यूटेन गैस जो होती है वो घरों में प्रयुक्त होने वाले एलपीजी गैस का मुख्य घटक होती है। और मैथेन गैस जो होती है दोस्तों, वो सीएनजी का मुख्य घटक होती है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बर्तनों पर कलई करने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, बर्तनों पर कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो NH4Cl होता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग घरों में साधारण नमक के रूप में किया जाता है। फेरिक क्लोराइड का उपयोग दोस्तों सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। और दोस्तों, जिंक क्लोराइड का उपयोग लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉस विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सल्फर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, फ्रॉस विधि के द्वारा सल्फर का निर्माण किया जाता है। और दोस्तों, अमोनिया के लिए हैबर विधि अपनाई जाती है। क्लोरीन के निर्माण के लिए वेल्डन और डीकन विधि अपनाई जाती है। नाइट्रिक अम्ल के लिए दोस्तों ओस्टवाल्ड और बर्कलैंड प्रोसेस अपनाई जाती है। और दोस्तों, सल्फ़र गैस जो होती है इसे ब्रिमस्टोन भी कहा जाता है और इसे तांबे का शत्रु भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, प्याज, लहसुन आदि में सल्फ़र की गंध उपस्थित होती है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होता है। और मैग्नीज जो होता है वो सबसे कम मात्रा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कैलामीन किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जिंक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, कैलामीन जो होता है वो जिंक का अयस्क होता है। लोहे के अयस्क में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट तथा सीडेराइट प्रमुख हैं। पारे का जो अयस्क होता है दोस्तों वो सिनेबार होता है। कैडमियम का जो अयस्क होता है वो ग्रीनोकाइट होता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ग्लूकोमा रोग में निम्न में से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आँख हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, आँख जो होती है वो ग्लूकोमा रोग में प्रभावित होती है। और दोस्तों, आंत जो होती है वो टाइफाइड रोग में प्रभावित होती है, यानी कि हैजा रोग में प्रभावित होती है।
श्वसन नली जो होती है वो इन्फ्लुएंजा में प्रभावित होती है दोस्तों। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो एक वायरस जनित रोग होता है। गला जो होता है वो गलसुआ में प्रभावित होता है, और गलसुआ जो होता है दोस्तों वो लार ग्रंथि में उपस्थित पैरोटिड ग्रंथि की सूजन आने के कारण होता है। यह एक वायरस जनित रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मुर्गी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रानीखेत जो रोग होता है वो मुर्गी में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जॉन ई साल्क हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जॉन ई साल्क ने ही पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। एडवर्ड जेनर को दोस्तों फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है, यानी कि टीकाकरण का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहला टीका चेचक का यानी स्मॉल पॉक्स का बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी काइटिन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, और पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और दोस्तों जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वृक्क हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी के द्वारा होता है, और किडनी के मरीज को डायलिसिस पे रखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शिशुओं के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पेडियाट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि दोस्तों शिशुओं के अध्ययन के विज्ञान को पेडियाट्रिक्स कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्र का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों हेमेटोलॉजी में रुधिर तथा रुधिर से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन किसके बने होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी डीएनए तथा प्रोटीन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों केंद्रक में जो क्रोमेटिन उपस्थित होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए जो होता है वो दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। आरएनए का जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एक एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इसीलिए कई बार मैचों में देखा होगा कि खिलाड़ी जो होते हैं वो केले का सेवन करते हैं, क्योंकि केला जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स होता है। दोस्तों विटामिन जो होती है उनसे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए छोटी आंत हो जाएगा। यानी कि स्मॉल इंस्टेंटाइन हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। और दोस्तों मुंह, बड़ी आंत, आमाशय और छोटी आंत ये चारों ही पाचन तंत्र के हिस्से होते हैं। सबसे पहले मुंह में पाचन होता है, उसके बाद भोजन आमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, और उसके बाद फिर बड़ी आंत में भोजन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पर्णहरित में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मैग्नीशियम धातु हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। पर्णहरित जो होता है दोस्तों वो पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग होता है। पर्णहरित की उपस्थिति में ही पादप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण करते हैं। और दोस्तों पर्णहरित जो होता है वो पादप कोशिका के हरित लवक में उपस्थित होता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अन्योन्य प्रेरण हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण होता है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज का मान बढ़ाया या घटाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कैथोड किरणें होती हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऋणावेशित हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है और कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रुक्स ने की थी। और दोस्तों धनावेशित किरणों को कैनाल किरण गोल्डस्टीन ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा कण इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहलाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन हो जाएगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है और इसके आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। पॉजिट्रॉन जो होता है उस पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के बराबर होती है और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। परंतु पॉजिट्रॉन जो होता है उस पर आवेश धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पॉजिट्रॉन को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वॉट, किलोवाट और हॉर्स पावर ये तीनों ही विद्युत शक्ति का मात्रक होते हैं। और 746 वॉट बराबर 1 हॉर्स पावर होती है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किसी पदार्थ का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर, ताप पर, लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दोस्तों किसी चालक के प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच में R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A का संबंध होता है। अर्थात प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई को समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ये कोई चालक है, इसकी लंबाई L है। अब अगर इसकी लंबाई में वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध कम होता है। और दोस्तों चालक के अगर ताप में वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोध जो होता है उसका वो बढ़ता है और उसकी चालकता कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सी एक दूरी की इकाई नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक ये सभी दूरी के मात्रक हैं और जबकि मोल जो होती है वो पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है। और दोस्तों किसी भी तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। यानी कि किसी भी तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 46 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मानव शरीर में कुल गुणसूत्र 46 उपस्थित होते हैं और 56 जो होते हैं वो हाथी में उपस्थित होते हैं, 26 मेढक में उपस्थित होते हैं और मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो राना टिग्रीना होता है। और दोस्तों 48 जो होते हैं वो बंदर में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कीमोथेरेपी का प्रयोग निम्न में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कैंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों कैंसर रोग के उपचार में ही कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। हीमोफीलिया दोस्तों एक आनुवंशिक रोग होता है। इसमें चोट लग जाने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है, इसलिए लगातार खून के बहते रहने से कई बार हीमोफीलिया के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। एड्स रोग जो होता है दोस्तों वो HIV वायरस के कारण होता है और एड्स के रोगी की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है।
मेनिंजाइटिस जो होता है दोस्तों एक वो वायरस जनित रोग होता है और इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। खाने के पदार्थों के संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। एथिल अल्कोहल का उपयोग शराब के निर्माण में किया जाता है। और दोस्तों एसिटिक एसिड का जो उपयोग किया जाता है वो सिरका बनाने में या विनेगर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मशरूम किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कवक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मशरूम जो होता है वो एक कवक होता है और कवक दोस्तों परजीवी होते हैं। यानी कि ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। शैवालों में पर्णरहित उपस्थित होता है जिससे ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। और दोस्तों लाइकेन एक ऐसी वनस्पति होती है जिसमें कवक और शैवाल एक साथ रहते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। और दोस्तों शैवाल जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दोस्तों कवक जो होते हैं वो शैवाल के ऊपर परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। और दोस्तों ऑक्टोपस जो होता है वो मोलस्का का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए बीटानिन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों चुकंदर में बीटानिन उपस्थित होता है, इसी के कारण उसका गाढ़ा लाल रंग होता है। लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। कैरोटीन के कारण गाजर का हल्का पीला रंग होता है। और दोस्तों कैप्साइसिन के कारण ही मिर्च जो होती है वो तीक्ष्ण होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर बराबर होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 746 वॉट की हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1 हॉर्स पावर में 740 वॉट होते हैं। और दोस्तों हॉर्स पावर जो होती है वो विद्युत शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी एमजे स्लाइडन और थियोडर स्वान हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एमजे स्लाइडन और थियोडर स्वान नामक वैज्ञानिक ने ही कोशिका सिद्धांत दिया था और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और बेंडा ने दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। वॉटसन और क्रिक ने दोस्तों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी तपेदिक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों तपेदिक रोग से बचाव के लिए ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और तपेदिक रोग को टीबी तथा शमा रोग के नाम से भी जाना जाता है। और टीबी रोग जो होता है दोस्तों वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा एक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी राइजोबियम हो जाएगा। दोस्तों पादप जो होते हैं वो नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में कन्वर्ट किया जाता है। और नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या फिर नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कहा जाता है। दोस्तों राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो दलहन कुल के पौधों की जड़ों में उपस्थित होता है। और राइजोबियम का प्रमुख कार्य नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में कन्वर्ट करना होता है, जिससे कि पादप उसका उपयोग कर सकें। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।